अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीलेट्स। फ्रेंड्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 लेक्चर 8 और इसमें हमने करना है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला कहाँ से आया है? केमिकल फार्मूला से। केमिकल फार्मूला हमने पढ़ा था। केमिकल फार्मूला किसको कहते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं कंपाउंड्स को। जैसे इंसान है ना, इंसानों के नाम हैं, जब हर इंसान का एक अलग नाम है ताकि हम उसके साथ उसकी पहचान कर सकें। इसी तरह से कंपाउंड्स का अपना अपना अलग अलग नाम होता है और उसके अपने नाम को हम उसका केमिकल फार्मूला कहते हैं। अब केमिकल फार्मूला की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। कंपाउंड्स के जो नाम हैं 2 तरह के होते हैं। एक तरफ आता है एम्पिरिकल फार्मूला, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये दोनों नाम ही हैं कंपाउंड्स के। फ़र्क इनमें क्या है? जैसे हम किसी का निकनेम रख लेते हैं ना, इसी तरह से यहाँ पे हमने कंपाउंड्स का भी निकनेम रखना है। एम्पिरिकल फार्मूला निकनेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सही वाला नेम है, ठीक है। तो अब पहले करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन से। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? अब परसेंटेज किसी भी कंपाउंड के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने उसके अंदर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कंपाउंड हमारे पास आ गया, अब हमने उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। एक दफ़ा जब हमने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर दिया कि जो कंपाउंड हमें दिया गया है उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमें पता चल गया कि इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है। अगला काम क्या करना है? हमने पता चलाना है परसेंटेज कंपोजिशन क्या है इसकी, कि अगर इसके अंदर हाइड्रोजन है तो वो कितने % है, अगर इसके अंदर ऑक्सीजन है तो कितने % है। जब ये पता चल जाएगा हमें, फिर उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट हम डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि हमें जो कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड के अंदर जो से एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की रेशो पता चल जाती है। हमें पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कितना मौजूद है। जैसे कि अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं H2O की, यानी कि वाटर की। तो वाटर में हमें पता चलता है कि इसकी सिंपल जो है ना, इसकी परसेंटेज कंपोजिशन या जो इसमें जो रेशो है वो है 2:1 वाटर की अगर बात करें तो जब हमें उसकी रेशो पता चल गई, होल नंबर रेशो पता चल गई, तो अब ये भी पता है हमें कि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। एलिमेंट्स भी पता चल गए कौन कौन से हैं, ये भी पता चल गया उनकी रेशो कितनी है। तो अब हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं H2O, हाइड्रोजन के लिए 2 और ऑक्सीजन के लिए 1। अब ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है। एम्पिरिकल फार्मूला हम कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। व्हाट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो? अच्छा, इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे जब हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला को पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर हम मज़ीद एग्जांपल्स लें तो हमारे पास आ जाता है 1:2 सिलिका के लिए। सिलिका क्या है? सिलिका सैंड को कहते हैं, हम सैंड को सिलिका कहा जाता है। 1:2 आ गया तो यानी अब इसमें हमें पता है कि सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है। अब हमने इसमें एलिमेंट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए हुए हैं। तो जब एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, रेशो पता चल गई, तो अब मुश्किल किस बात की है? अब सिंपल हमने सिलिका का एम्पिरिकल फार्मूला लिख दिया। एक एग्जांपल हो गई वाटर की, एक हो गई सिलिका की। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज के लिए हमारे पास रेशो क्या आती है? जब हम लोग इसको डिफरेंट प्रोसीजर से गुजारते हैं, जो प्रोसीजर मैं आपको पहले बताई थी कि परसेंटेज कंपोजिशन आपने फाइंड करनी है, परसेंटेज कंपोजिशन से आपने नेक्स्ट प्रोसीजर्स कुछ हैं वो करने के बाद ग्लूकोज का जो रेशो आती है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, वो होती है 1:2:1। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब कार्बन के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए 1।
ये सारी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, ये जो 1, 2 और 3 तीनों एग्जांपल्स दिए हैं, ये तीनों एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स की। अगर हम आए आयोनिक कंपाउंड्स की तरफ, तो आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि केमिकल फार्मूला जो है वो क्या है, कंपाउंड्स का नाम है। कंपाउंड को हम लोगों ने उनको नाम रख दिए हैं, तो हमने उनको कह दिया कि ये केमिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला कहा हमने कि ये निक नेम जो होगा वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, जो सही नेम होगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ठीक है। लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड्स है ना, उनका सिर्फ निक नेम ही होता है, उनका सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, उनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स का सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। अब इनका एम्पिरिकल फार्मूला क्यों होता है, अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हमें इस पॉइंट को समझना पड़ेगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो वाले पॉइंट को समझना पड़ेगा। चलिए ये पॉइंट मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो किसे कहते हैं। आप देखें, अगर हमारे पास रेशो हो 6, रेशो 12, रेशो 6, अब इसको मज़ीद सिंपल किया जा सकता है, इसकी कटिंग हो सकती है। इसको कट करें, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12 और 2 3 ज़ार 6, ठीक है। ये फिर से रेशो आ गई। अब इसको भी मज़ीद हम इसको सिंपल कर सकते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या है, 1:2:1। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो थी। एम्पिरिकल फार्मूला जो है आयोनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, आयोनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। इस वजह से नहीं होता कि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर जो से एटम्स मौजूद हैं, उनका पहले ही उनकी रेशो जो है वो सिंपलेस्ट होती है, पहले ही उनकी सिंपलेस्ट रेशो होती है। इस वजह से आयोनिक कंपाउंड्स का सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, इनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। जैसा कि हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स में ऐसा होता है कि एक चार्ज को उसके ऑपोजिट चार्ज ने कवर किया होता है, इस तरह से कवर किया होता है कि वो न्यूट्रल हो जाए। जैसे कि सोडियम में NaCl, टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, उसमें है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कवर किया होगा नेगेटिव चार्ज ने, ऑपोजिट चार्ज है ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव हो तो उसको कवर किया होगा पॉजिटिव चार्ज ने। तो जहाँ एम्पिरिकल इसमें आयोनिक कंपाउंड्स में इस तरह से पाए जाते हैं कि नेगेटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव चार्ज कवर करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव चार्ज कवर करेगा। और यही चीज़ें जब मिलती हैं तो इनके मिलने से पूरे का पूरा आयोनिक कंपाउंड बन जाता है। तो ये जो एक चीज़ है इतनी सी, और ये जो इतनी सी चीज़ है, इनको हम कहते हैं कि ये फार्मूला यूनिट्स हैं, ठीक है, फार्मूला यूनिट्स। इन फार्मूला यूनिट्स के अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल किसी दे रही हूँ, सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दे रही हूँ, तो इन फार्मूला यूनिट्स में एक तो सोडियम है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला सोडियम होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला सोडियम है, नेगेटिव चार्ज वाला क्लोरीन है। सोडियम है और क्लोराइड आयन है और सोडियम आयन है, ये दोनों आयन्स हैं इस फार्मूला यूनिट के अंदर, ये दोनों ही पाए जा रहे हैं। तो इनकी जो रेशो होगी उसके थ्रू हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। तो इनकी रेशो होती है 1:1, तो एम्पिरिकल फार्मूला आया NaCl। ये एम्पिरिकल फार्मूला इसका, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। वैसे हम आम तौर पे ये कहते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, इनका सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला ही होता है। सेम इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं इसमें। पहली एग्जांपल NaCl की, दूसरी एग्जांपल पोटाशियम ब्रोमाइड की, तीसरी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है CSF सीजियम फ्लोराइड की, और इस तरह मज़ीद बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, हकीकी नाम, ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स का जो एक्चुअल नेम है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम्स से मिलके, एटम्स प्लस एटम्स दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है एटम्स की एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल अमाउंट बताता है, ठीक है, कि एक्चुअली कितने एटम्स पाए जा रहे हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, हम केमिकल कंपाउंड की बात कर रहे हैं,
उस केमिकल कंपाउंड के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और अब उन मॉलिक्यूल्स में से हम उन सारे मॉलिक्यूल्स में से हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करनी है, क्योंकि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स तो सेम उसके जैसे हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल ले लिया हमने इसका, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला में, ग्लूकोज के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इधर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो थी 1:2:1, लेकिन ग्लूकोज के एक्चुअल कितने एटम्स पाए जाते हैं, ग्लूकोज में हाइड्रोजन एक्चुअली कितने होते हैं, उसमें एक्चुअली कार्बन कितने होते हैं और ऑक्सीजन कितने होते हैं, वो हमें पता चलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो यहाँ पे इधर हमें पता चलता है कि कार्बन है इसमें 6, हाइड्रोजन है 12 और ऑक्सीजन भी है 6। तो देखें 6:12:6 एक्चुअल रेशो ये है इसमें एटम्स की। लेकिन जब हम इसको सिंपल करते हैं तो फिर हमारे पास 1:2:1 आ जाती है, जो कि हमें बताती है कि ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक रिलेशन है, किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला आपस में लिंक करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि आपने रिलेशनशिप शो करना है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में, तो फिर आपने क्या आंसर लिखना है, फिर आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला पूरा लिखिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ टाइम बचाने के लिए इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला और इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। n क्या है, n जो है वो सिंपल n हमारे पास सिंपल होल नंबर्स हो सकते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हमने ग्लूकोज की एग्जांपल ली थी, इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी आप सपोज करें कि आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता, सिर्फ आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला पता है, तो आप क्या करेंगे, इधर n हमारे पास होगा 6। आप क्या करें, एम्पिरिकल फार्मूला की जगह पे या तो आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो आपको एम्पिरिकल फार्मूला में पता चली थी वो लिख लें, यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला ही लिख लें CH2O, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 6 के साथ, क्योंकि इसके लिए n 6 है। आंसर क्या आएगा, 6, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 1 जार 6, 6:12:6 आ गई, वही रेशो आ गई जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में थी। या फिर अगर हम इसको डायरेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करते हैं तो C6H12O6। अब बात यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कंपाउंड्स का अलग अलग ही होना है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो निक नेम है और एक्चुअल नेम है वो डिफरेंट ही होगा। कभी कभी एक्चुअल नेम निक नेम भी होता है, निक नेम एक्चुअल नेम भी होता है। जैसे वाटर ले लेते हैं हम H2O, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है, ठीक है। इसी तरह से HCl में ये HCl इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है। क्यों, क्योंकि ये पहले से अपनी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में पाए जा रहे हैं। पहले से ये 1:1 है, ये पहले से 2:1 है। इनको हम मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते, 1:1 की मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, 2:1 की मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस वजह से इनका यही एम्पिरिकल फार्मूला है और यही इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक क्लोज़ हुआ एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का। अगर कहीं पे भी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूर रिप्लाई करूँ। और हमारे अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।